समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, विस्कोसिटी बेसिकली क्या था? तो किसी भी लिक्विड के, ठीक है, एडजेसेंट लेयर में देखोगे तो एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था। उसी फोर्स को हम लोग बोल रहे थे कि क्या वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो दो लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे थे। जैसे कोई भी लिक्विड है इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो हर एक लेयर में देखोगे तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, आपको एग्जांपल बताए थे कि रिवर में देखोगे तो सबसे ऊपर देखोगे टॉप पे, तो जो उसका वेलोसिटी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो एकदम फ्लो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्लो का स्पीड होगा कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला सरफेस क्या करता है, इसके रिस्पेक्ट में सरफेस क्या होगा, आगे जाना होगा, तो एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो क्या करता है, इसको पीछे की ओर खींचता है। और इसी फोर्स को हम लोग बोल रहे थे विस्कस फोर्स। ठीक है, ये दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने से, जैसे वहां पे नॉर्मल हम लोग पढ़ते थे फ्रिक्शन की, दो सॉलिड सरफेस था, वहां पे फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन क्या करता था, अपोज करता था। यहाँ में विस्कस फोर्स क्या करेगा, तो दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी लिक्विड शो करता है। ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोल रहे थे। विस्कस फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, जो वहाँ पे सॉलिड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता था, यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लगता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप देखोगे तो सॉलिड के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता था वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता था। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ देखे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ देखे, न्यूटन्स लॉ नहीं, न्यूटन्स फॉर्मूला देखे यहाँ पे। तो न्यूटन्स फॉर्मूला में आपने देखा कि जो विस्कस फोर्स है, ठीक है, विस्कस फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो कॉन्टैक्ट एरिया के है, और साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, तो डीवी बाई क्या था, डी वाई था। ठीक है, यानी वेलोसिटी कितना है कॉन्टैक्ट का, इस बात पे भी डिपेंड कर रहा था कि जो एरिया कॉन्टैक्ट में है उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, उस बात पे भी डिपेंड कर रहा था विस्कस फोर्स। लेकिन नॉर्मल जो फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं जब सॉलिड के बीच में लगता है, तो वहां पे ना ही तो एरिया पे डिपेंड करता है और ना ही तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर दो पार्टिकल मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, एक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक मूव कर रहा है मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों केस में हम लोग देखते थे कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था, सेम था। लेकिन विस्कस फोर्स यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अगर किसी केस में सरफेस, ऊपर वाला सरफेस 20 से मूव कर रहा हो, किसी केस में 10 से मूव कर रहा हो, तो विस्कस फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। जहाँ पे बाई मैंने लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिया था, डेप्थ लिया था। ठीक है, तो विस्कस फोर्स थोड़ा सा क्या है, जो सॉलिड केस में जो लगता है नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, उससे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। देखो सिमिलरिटी दोनों में भी है कि दोनों क्या करता है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, और दोनों देखोगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी आता है सॉलिड के केस में, और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है विस्कस फोर्स जो है, दोनों में एक और सिमिलरिटी है कि दोनों जो प्रोड्यूस होता है वो मोलिकुलर इंटरेक्शन से होता है। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन से ही क्या होता है, विस्कस फोर्स जनरेट होता है। यहाँ भी देखोगे तो इस केस में भी दोनों के अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता था, जनरेट होता था। ये सिमिलरिटी है। और साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या डिसिमिलरिटी है। एक तो था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे वहां पे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था, इस केस में वेलोसिटी पे डिपेंड करता था। साथ साथ और डिसिमिलरिटी क्या है, तो जैसे कि एरिया ऑफ जो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स था वो क्या करता, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल जो फ्रिक्शन फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ द, सॉरी, नॉर्मल जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है नॉर्मल पे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दोनों सरफेस के बीच में कितना है उस बात पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। लेकिन यहाँ देखोगे जो विस्कस फोर्स में ये नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता है। दो सरफेस कहीं भी आया, नहीं आया, न्यूटन फॉर्मूला हम देखे कहीं भी नॉर्मल पे, यानी इस सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल है इस बात पे
डिपेंड नहीं करेगा कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि इस सरफेस का कितना कॉन्टैक्ट एरिया है और यहाँ से यहाँ तक के कितने वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि कुछ v2 है, तो हम लोग मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हाइट मान लो कि कुछ h हाइट है, तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इनटू क्या हो जाएगा, v2 बाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है विस्कस फोर्स में और साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स में। है भी क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये भी क्लियर है चीज। उसका हमने न्यूटन फॉर्मूला देखा था कि जो विस्कस फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, साथ साथ डीवी बाई डी हो गया। यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट यूज किया था कि जो विस्कस फोर्स होगा इज ईटा टाइम्स ऑफ ए इंटू डीवी बाई डी, ठीक है। जहां पे इसको मैंने बोला था ये क्या होगा, इसको बोला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। जिसके लिए विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसका मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो विस्कस फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी बाई, बाकी ये दोनों मान लो कि सेम है और अलग अलग लिक्विड का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लो जिसका ज्यादा होगा, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसमें क्या लग रहा होगा, तो दो लेयर के बीच में विस्कस फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। जिसका और जनरली होता क्या है, तो जो थिकर लिक्विड होता है, ठीक है, उसका जो विस्कोसिटी होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर और हम पूछे कि हनी में किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, तो हनी क्या होता है, थिकर लिक्विड होता है कंपेयर टू द वाटर, तो वाटर का जो विस्कोसिटी होगा क्या होगा, कम होगा, और हनी का विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और विस्कोसिटी बेसिकली जनरेट क्यों होता है, तो ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ऐसा ही बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक हो चुका था, अगर मैं यूनिट की बात करूँ विस्कोसिटी का, और साथ साथ देखोगे तो विस्कोसिटी तो इस बात में, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि थिकर लिक्विड हैज मोर विस्कस, ठीक है। जितना ज्यादा लिक्विड थिक होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका विस्कस होगा। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल में फील करना चाहो कि आप विस्कोसिटी कहाँ फील करते हो, तो एग्जांपल के तौर पे इसे देख सकते हो कि जैसे कि मान लो कि किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, ठीक है, इस तरह से लिक्विड इसमें क्या है भरा हुआ है। आप मान लो कि एक रॉड डाल के इस लिक्विड को स्टीयर कर देते हो, इस लिक्विड को हिला देते हो, तो जैसे स्टीयर करके छोड़ देते हो तो कुछ देर के बाद देखोगे तो लिक्विड वापस से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं आ जाता है। कोई दूध है, पानी है, आप क्या करो, उसमें कोई चम्मच डाल के या कुछ डाल के आप इसको करो हिला दो, ठीक है, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखोगे तो अपने आप क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, अपने आप रेस्ट में आने का रीजन क्या हुआ, जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अपने आप वो स्टेट को तो चेंज नहीं करेगा। न्यूटन तो यही बताता है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर स्टेट ऑफ मोशन में है चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी में रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा था, ठीक है, इसका देखोगे हर एक पार्टिकल क्या कर रहा था, मूव कर रहा होगा, जिस तरह से स्टीयर करो उस तरह से मूव कर रहा होगा। धीरे धीरे वापस कंप्लीटली क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। ये आता है विस्कस फोर्स के कारण ही, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को आप कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ देते हो रफ सरफेस पे, अगर सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, कंटिन्यूस वेलोसिटी से मूव करते रहता, कंटिन्यूसली इसी वेलोसिटी से मूव करते रहता। लेकिन अगर रफ सरफेस पे आप ऐसा करके छोड़ दो, कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरफेस रफ है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको रिलेटिव मोशन को अपोज करते करते धीरे धीरे क्या करेगा, इसको रेस्ट में ले आएगा। यहाँ भी सेम चीज हो रहा है कि लिक्विड को अगर स्टीयर करके छोड़ दिए हो तो कुछ देर के बाद देखोगे तो लिक्विड अपने आप क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, विस्कोसिटी को समझने के लिए, ठीक है। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. अगर मैं यूनिट पे आऊं, ठीक है, तो जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट की बात करूं, तो विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा कितना होगा, तो विस्कोसिटी अगर आप लिखो
विस्कोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ईटा इक्वल टू आ जाएगा विस्कस फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाई ए इंटू डी वाई बाई कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ईटा की वैल्यू लिखो, इसको पढ़ते कैसे हैं, ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इक्वल टू लिखोगे तो क्या आ जाएगा, विस्कस फोर्स डिवाइड बाई ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डीवी बाई कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, एरिया का क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है, डी वाई क्या है, लेंथ है, ये भी कितना हो जाएगा, मीटर, इधर नीचे क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सब पढ़ा दिए थे क्या, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या होगा, एसआई यूनिट हो गया। अगर सीजीएस की बात करें हम लोग, ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो डाइन होता है, ठीक है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। सेकंड का तो सेकंड में रहता है, और मीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। और इसको हम लोग एक नया नाम दिए थे, इसको बोलते हैं वन पॉइज, बोलते हैं हम लोग वन पॉइज। जनरली आपको अब दिखाएगा जो विस्कोसिटी होगा, आपको इसी टर्म्स में आपको दिया रहेगा, इतना पॉइज करके, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, बताओ, न्यूटन में कितना लिखूं, 10 to the power 5 dyne. 10⁵ टाइम, सेकंड तो सेकंड में रहेगा, ठीक है, सेकंड तो सेकंड में रहेगा, तो न्यूटन को करोगे तो 10⁵ कितना हो गया, डाइन हो गया, सेकंड तो सेकंड में रहेगा, और पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 10⁴ इंटू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो कितना आ गया, तो 10⁵ ऊपर है, 10⁴ कितना है, नीचे है, कुछ नहीं किया है। 1 न्यूटन इक्वल टू पता है आपको, 10⁵ डाइन लिख सकते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया, तो ऊपर आ गया 10⁴, नीचे आ गया 10⁻, सो ऊपर आ गया 10⁵, नीचे आ गया 10⁴, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 10 पॉइज आ गया, ठीक है। इसको हम लोग डेका पॉइज भी बोल देते हैं, यानी 1 डेका पॉइज क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट के बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 10 को मैंने डेका बोलते हैं, 1 डेका पॉइज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये सब यूनिट कन्वर्ट करने में काम आएगा, पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। यानी 1 डेका पॉइज आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। अगर एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो एसआई यूनिट कितना हो जाएगा इसका, 1 डेका पॉइज भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि 1 डेका पॉइज और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, क्लियर है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो कोई लिक्विड का सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ए इक्वल टू, सपोज दैट आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये जो लिक्विड है
इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है ईटा इक्वल टू, वो दे रखा है आपका 10⁻⁻2 पॉइस, 10⁻⁻2 पॉइस। तो अगर इसका वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा? ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब आप कोई ना कोई फोर्स क्या करोगे, आगे के डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये जो सरफेस है कांटेक्ट में, इस कांटेक्ट सरफेस के कारण, ठीक है, इस पे क्या लग रहा होगा, एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा। एक क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट सरफेस का क्या लग रहा होगा, पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो विस्कस फोर्स को क्या करेगा, रेस्ट में ले आएगा, ठीक है। अगर इसको कंटिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, अगर ऐसा है तो कोई ना कोई फोर्स आपको क्या कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा, ठीक है। तभी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा। ये फोर्स आपको निकालना है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर ये हाइट आपको दे रखा है कि हाइट इक्वल टू कितना है, 2 मीटर है, हाइट इक्वल टू कितना है, 2 मीटर है, तो कितना फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करे, मूव करे। और स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स कितना होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, तो किसके बराबर होना चाहिए, तो विस्कस फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों अगर बराबर रहेगा तो जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर फोर्स की बात करें तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो विस्कस फोर्स के बराबर होगा। और विस्कस फोर्स कितना लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो क्या होगा, एटा इंटू ए इंटू डीवी बाई कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डीवी बाई डी वाई की बात करें मैं, क्योंकि ए तो आपको दे रखा है, ईटा भी आपको दे रखा है, डीवी बाई डी वाई की बात करें तो इस यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो क्या कर रहा होगा, कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। धीरे धीरे आप लिक्विड के अंदर जाओगे तो सबसे बॉटम पे जाओगे, वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा उस लेयर का, 0 हो जाएगा। नीचे वाला लेयर क्या कर रहा होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो डी बाई डी कितना हो जाएगा, सबसे टॉप वाला जो लेयर है उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10, बॉटम वाला कितना हो गया, 0, डिवाइड बाई अगर एच की बात करें तो कितना हो गया, 2, ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तब यहाँ से निकाल लो, ईटा इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो ईटा इक्वल टू दे रखा है 10⁻⁻2 पॉइस, ठीक है। और आपको पता है कि सारे के सारे यूनिट का लेना होगा, एसआई में लेना होगा। यहाँ भी मीटर पर सेकंड है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, लेकिन ये जो है पॉइस कैसा यूनिट है, तो पॉइस यूनिट है आपका एसआई यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट नहीं है, वो आपका कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। इसको आप क्या करोगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे, तो आपको तो ये पता है कि 10 पॉइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डेका पॉइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेका पॉइस बन जाएगा। और डेका पॉइस कैसा हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ डेका पॉइस, ठीक है। अभी क्या हो गया, तो आपका एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से निकाल लो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स विस्कस फोर्स के बराबर होगा, और विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, तो ईटा इंटू ईटा कितना हो गया आपका, 10⁻⁻3, ठीक है। डेका पॉइस वापस से मल्टीप्लाई मत कर देना 10 से, वापस 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि डेका पॉइस क्या है आपका, एसआई यूनिट है। मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया कितना है आपका, एरिया है आपका 10 इंटू डीवी बाई डीवाई के लिए कितना है आपका, 5 आया, ठीक है। तो ये कितना हो गया फाइनली, हो गया 10⁻⁻2, यानी हो जाएगा आपका 0.05 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन आएगा, ऐसा यूनिट आएगा, ठीक है, फोर्स का। यानी इतना फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई करोगे खुद से। जैसे मान लो एक यहाँ तक क्लियर है ना, Yes, sir. Yes, sir.
वापस से पढ़ा दिया, लास्ट क्लास में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कुछ नया ट्राई कर रहे थे, वो और ज्यादा गड़बड़ हो गया। जैसे कि मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कोई इस तरह से फिल्म रखा हुआ है कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, और इसके ऊपर वो लिक्विड लिख देता हूँ, फिल्म की फिल्म चाहे लिक्विड कोई बात नहीं, बात बराबर है, ठीक है। और इस तरह से क्या है, इक्विलिब्रियम रखा हुआ है, या फिर इक्विलिब्रियम नहीं, मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। सपोज दैट v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, डाउन इंक्लाइन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये आपको दे रखा है, सपोज दैट ए स्क्वायर, ये क्या है आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। मैं डायग्राम में सब कुछ लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट है, एरिया ऑफ क्या है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये जो थिकनेस है इसका, ठीक है, ये जो फिल्म है या लिक्विड जो है उसका जो थिकनेस है, वो थिकनेस भी आपको दे रखा है, समझ जाओगे ना डायग्राम में लिखते हो तो। थिकनेस आपको दे रखा है, कितना है, थिकनेस टी के बराबर है, थिकनेस आपका टी के बराबर है, आपको निकालना है फाइंड थीटा, थीटा ऑफ जो फिल्म जो होगा कितना होगा, जो भी लिक्विड है इसका विस्कोसिटी आपका कितना होगा, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, यानी अगर देखोगे तो विस्कोसिटी किधर लग रहा होगा, तो विस्कोसिटी क्या, सॉरी, जो विस्कस फोर्स होगा वो किधर लग रहा होगा, तो विस्कस फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर विस्कस फोर्स की बात करें तो क्या लग रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा इसका, तो इस ब्लॉक का मास दिया हुआ आपका एम दिया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है आपका, एम है। तो यहाँ पे देखोगे तो एम जी लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे, ठीक है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो जो एम जी साइन थीटा हो क्या लग रहा होगा इसका, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की ओर लग रहा होगा, तो एम जी साइन थीटा इधर की ओर लग रहा होगा, और जो विस्कस फोर्स हो क्या लग रहा है, अप द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लग रहा है। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों को इक्वेट करोगे, ठीक है, और वहां से आपको ईटा इन द टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर थिकनेस टी, और ये सब क्या आ जाएगा, वी नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है, एक और क्वेश्चन है, आ जाएगा ना, आगे बढ़े। Yes, sir. बाकी लोग, इस तरह का एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक ब्लॉक है इस तरह का फिट किया हुआ है, ठीक है। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है आपका 15 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है इसका बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, वो आपको दे रखा है, ये भी दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपको 14.9 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 14.9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रीस है, ग्रीसिंग किया हुआ है, कोई ऑयल है, ठीक है, मान लेते कोई ऑयलिंग किया हुआ इस तरह से, होता है ना पिस्टन के अंदर देखते हो तो एक ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करते रहता है, और ये जो पिस्टन है वो क्या कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका जो मास है, मास इक्वल टू आपको दे रखा है 1 केजी, इसका जो मास है आपको दे रखा है 1 केजी, सब कुछ डायग्राम में मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। मास इक्वल टू कितना है इसका, 1 केजी है, डायमेंशन आपको दिया हुआ है, अगेन आपको निकालना है
कि कोफिशिएंट ऑफ जो ऑयल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल जो है कितना होगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट होगा कि अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पे लगने वाला देखोगे तो नेट फोर्स कितना होगा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स अगेन कितना होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स अगेन क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर देखोगे तो नीचे क्या लग रहा होगा, ये इसका मास दिया हुआ है 1 kg, तो नीचे की ओर इसका mg लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। और यहाँ पे जो ऑयल है, ऑयल के कारण क्या लग रहा होगा, तो विस्कस फोर्स क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, एक नेट फोर्स विस्कस फोर्स क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि सिलेंडर है चारों तरफ से होगा। ठीक है, हर पार्ट पे विस्कस फोर्स क्या लग रहा होगा, एक विस्कस फोर्स ऊपर क्यों लग रहा होगा। अगेन क्या करोगे, तो विस्कस फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और विस्कस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो अगेन कितना हो जाएगा, अगेन कितना हो जाएगा बताओ, थीटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी वाई। ठीक है, अगेन देखोगे तो ये जो ऑयल के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, चारों तरफ से होगा ऑयल के कॉन्टेक्ट में। ठीक है, तो इसका डायमेंशन दे रखा है 14.9 और जो सिलेंडर है उसका डायमेंशन दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो देखोगे तो इस दोनों को मिला के जो थिकनेस होगा कितना हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा। दोनों को मिला के थिकनेस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 14.9 है और ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, यानी ए लेंथ, ए बिट और ए बिट दोनों मिला के कितना होगा 0.1। अगर थिकनेस की बात करें, ठीक है, यानी ऑयल के थिकनेस की बात करें तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा, तो 0.1 बाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। आपको पता है कि एक कॉन्टैक्ट सरफेस क्या कर रहा है, तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस कितना से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है आपका 5 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो डीवी बाई डी वाई निकल जाएगा आपको कि 5 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है और थिकनेस आपका कितना है, तो 0.1/2 है, आपको ये पता चल जाएगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, कॉन्टैक्ट में होगा। ये फ्रंट वाला हो गया, ऐसे ही क्या होगा बैक साइड में भी होगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सर 2πRh। 2πr कितना हो जाएगा, इंटू एल हो जाएगा, यानी ये जो 15 सेंटीमीटर दे रखा है ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसे रेडियस है, तो आप रेडियस 15 सेंटीमीटर का हाफ आप 7 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस तो क्या होगा, पूरा में होगा नहीं। ठीक है, इसका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, ये वाला होगा ना कॉन्टैक्ट सरफेस। सर 14.9 का हाफ लेंगे ना। कितना फर्क पड़ेगा, बहुत तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रेडियस आप 7.5 ले सकते हो, करके देखना दोनों में अलग अलग कितना आता है। आइडियली तो देखा जाए तो 14.9 का हाफ ही लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इतना कम हो गया, उसमें और थोड़ा सा कितना कम हो जाएगा, तो आप 7.5 लेकर कर सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आप पता है आपको। ठीक है, और ये जो एफ बी होगा इसको आप इससे इक्वेट कर दोगे, जो विस्कस फोर्स होगा वो एम जी के बराबर कर दोगे। ठीक है, मास दिया हुआ है, जी के वैल्यू पता है, एफ बी में आपको ईटा छोड़कर सब कुछ पता है, यहाँ से ईटा आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, ईटा के वैल्यू में लिख देता हूँ इधर, जो होगा ऑलमोस्ट आएगा ये 1.4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मैच करके देख लेना आता है कि नहीं आता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अगर जैसे नोट करके लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एक तो डिपेंड करता ही है कि किस तरह का लिक्विड होगा, अलग अलग लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। साथ साथ जो विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखोगे, कई बार खास करके मेडिकल वाले कई बार डायरेक्टली पूछ देता है कि विस्कोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, जहाँ पे टी क्या है आपका टेम्परेचर है, टी आपका
टेम्परेचर है, ठीक है। यानी विस्कोसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये लिक्विड में ऐसा होता है, ठीक है। ये फॉर लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, गैस भी क्या है, फ्लूइड है। तो जितना हम लोग सब लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं सब गैस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जो गैस में होता है तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T होता है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, फॉर गैस के लिए, ठीक है। दोनों में अलग अलग होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे, ठीक है, तो विस्कोसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज कराओगे तो विस्कोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कंडीशन किसके लिए है, गैसेस के लिए है, ठीक है। ऐसे बस इंफॉर्मेशन के लिए कि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कैसे वेरी करता है, ठीक है। मेडिकल के वाले बच्चे ध्यान रखेंगे सब चीजों का। उसके साथ साथ अभी आपको बताया था कि जो नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, सॉलिड के बीच में, और ये जो विस्कोसिटी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया है। तो वो भी आप लोग ध्यान रखोगे, खास करके नीट वाले, इंजीनियरिंग वालों को जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जान के रखोगे क्या होता है नहीं होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इधर मैं डाल देता हूँ विस्कोसिटी, इधर मैं डालता हूँ विस्कोसिटी। क्या क्या अगर सिमिलरिटी की बात करें तो क्या क्या सिमिलरिटी होगा, दोनों कैसा है, दोनों अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, अपोज रिलेटिव मोशन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये काम करता है, और विस्कस फोर्स भी क्या करेगा, सेम होगा। सेम मतलब ये भी क्या करेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, ठीक है। दोनों दोनों विस्कोसिटी एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों क्या करता है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और क्या बताए थे, हाँ, दोनों जो देखोगे तो ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दोनों जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, दोनों प्रोड्यूस होता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से, ठीक है। आपस में मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होता है वही बिहाइंड मतलब वही रीजन होता है विस्कोसिटी के लिए और फ्रिक्शन फोर्स के लिए। तो दोनों बात क्या है, सेम है। और कुछ बताया था, हाँ, दोनों अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें या फिर विस्कोसिटी की बात करें, जैसे कि लिक्विड अगर रेस्ट में है, अगर एक सरफेस लिक्विड का दूसरे सरफेस ऊपर स्लाइड अगर नहीं कर रहा है, तो पूछोगे विस्कस फोर्स कितना होगा, विस्कस फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये तभी, जैसे कि सिंपल एक बोलता था कि मैं एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, क्या रफ सरफेस पे भी रखा हुआ था, क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता था क्या, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता था। फ्रिक्शन फोर्स तभी आता था सीन में जब क्या हो, रिलेटिव मोशन हो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। रिलेटिव मोशन कैसे होगा, तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करेगा, आगे मूव करना चाहेगा, ठीक है, इंटेंशन क्या होगा, आगे मूव करने का, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी होता है, एक कॉन्टैक्ट, एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर के ऊपर अगर स्लाइड नहीं कर रहा हो या फिर इंटेंशन नहीं हो स्लाइड करने का, यानी कंप्लीटली क्या हो, रेस्ट में रखा हो, तो उस केस में विस्कोसिटी एक्ट नहीं करेगा दो लेयर के बीच में। ये भी कैसा है, तो जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन था वैसा ही विस्कोसिटी का ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, एक्ट ओनली व्हेन there is relative motion between contact surface, ठीक है। रिलेटिव मोशन होगा तभी क्या होगा, यहाँ भी सेम चीज है, ठीक है, यहाँ भी जैसा यहाँ पे था, ये तो आपका हो गया सिमिलरिटी, कि जैसा विस्कोसिटी था और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है। खास करके मेडिकल वाले इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं कि किस तरह से विस्कोसिटी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से डिफरेंट है, तो पहला बात यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता था? तो फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता था? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता था। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कभी सुना था कि इतना एरिया कॉन्टैक्ट में है, चाहे इतना एरिया कॉन्टैक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा? हर जगह पर हम लोग कभी एरिया के बारे में बात नहीं करते थे कि कितना सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में है। अगर आपका दोनों का मास अगर सेम है, ठीक है, तो इस तरह से रखा हुआ है कि इस तरह से रखा हुआ है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा इतना एरिया कॉन्टैक्ट में है कि इतना बड़ा एरिया कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा किस पे? लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो स्लाइडिंग सॉरी विस्कस फोर्स जो होगा वो क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? ए था। डायरेक्टली इसलिए लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? ए था। यहाँ पे क्या है? ए आपका क्या है? डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। और क्या डिफरेंस होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या होता था? डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। किस तरह से डिपेंड करता है? तो होता है डीवी बाई डी वाई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और साथ साथ होता है थे, हाँ, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा नॉर्मल पे, डिपेंड करेगा नॉर्मल पे। नॉर्मल रिएक्शन कितना है दो सरफेस के बीच में, लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होता है नॉर्मल फोर्स से, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। दो लेयर के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिमिलरिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिमिलरिटी हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया? आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये सब क्या है? इसमें डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, और क्या था? इसका सिमिलरिटी था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये था आपका विस्कोसिटी के बारे में, विस्कस फोर्स के बारे में। अब जैसे कि हम आगे चलते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि मान लो किसी लिक्विड में कोई स्फेरिकल बॉल आप क्या करो? इस तरह से स्फेरिकल बॉल क्या करो? इस तरह से छोड़ दो, ठीक है। जैसे छोड़ोगे तो स्टार्टिंग में देखोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर ड्रॉप करके छोड़ दिया, ठीक है, देखोगे तो स्टार्टिंग में जो बॉल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? तेजी से एक्सेलेरेट करेगा। एक्सेलेरेट तेजी से करेगा, मूव नहीं। एक्सेलेरेट क्या करेगा? तेजी से करेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा? इसका स्पीड इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, और एक टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। एक टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। कब ऐसा फील किया हो? कभी नहीं फील किया? जैसे मान लो कभी ऐसा फील किया होगा कि मान लो कभी पर ऐसा होता है कि कोई लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब पानी वानी बॉईल कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कि एयर बबल बना। जस्ट क्या हुआ? एयर बबल क्रिएट हुआ है। जैसे एयर बबल क्रिएट होगा, ये क्या करेगा? धीरे धीरे क्या करेगा? इसका स्पीड क्या करेगा? बढ़ते जाएगा, तेजी से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। जस्ट क्रिएट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? अभी जीरो पे हुआ होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा? जीरो पे होगा। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और एक टाइम के बाद देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी हो जाता है क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये वेलोसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। यानी किसी लिक्विड में आप, ठीक है, स्टेडी लिक्विड में, रेस्ट पे लिक्विड में है, उस लिक्विड में अगर आप
किसी बॉल को, स्फेरिकल बॉल को खास करके, ठीक है, स्फेरिकल बॉल किसी तरह के बॉल को ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, और देखोगे तो एक टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और उसी कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, वो ब्लॉक क्या करेगा, नीचे मूव करते जाएगा, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। अगर मान लो कि कोई ब्लॉक, ठीक है, कोई ब्लॉक इस टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक अगर टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कि VT से क्या करना है, मूव करना शुरू कर दिया, जब टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इस ब्लॉक पे देखोगे तो क्या होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लिया है, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन इस पे mg तो लग ही रहा है, इस पे mg तो लग ही रहा है, तो फिर mg अगर लग रहा है तो mg को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस केस में एक नेट फोर्स लगेगा, देखो एक तो बॉयंसी फोर्स लगेगा ही लगेगा, एक तो बॉयंसी फोर्स लगेगा लगेगा, ठीक है, बॉयंसी फोर्स के अलावा एक और फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और वो देखना, तो वो विस्कस फोर्स क्या करेगा, हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह से नीचे आ रहा है, तो जो विस्कस फोर्स लगेगा क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये भी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है, ठीक है, तो उस केस में विस्कस फोर्स क्या लगेगा, इसका नीचे की ओर लगेगा, तो विस्कस फोर्स क्या लगेगा, और ये जो विस्कस फोर्स होगा कितना होगा, और इसका जो विस्कस फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग को आता है कहाँ से है, स्टोक लॉ से, ठीक है, स्टोक ने ये लॉ दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कोई डेरिवेशन की बात नहीं करेगा, ठीक है, बोलता है कि अगर हम लोग स्फीयर के लिए बात करें, फॉर स्फेरिकल बॉडी के लिए बात करें, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए ये जो विस्कस फोर्स होगा वो होगा आपका 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, या फिर इसको VT बोल देता हूँ, जहां पे VT क्या है, इसका VT है इसका टर्मिनल वेलोसिटी, VT क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पे जो लगने वाला विस्कस फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 6 पाई ईटा इंटू आर वी, जहां पे आर क्या हो गया, द रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया, रेडियस क्या हो गया, स्फीयर बॉडी के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग को पढ़ना है स्टोक लॉ, ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ये जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कैसे देंगे हम लोग, तो 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा, VT हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखे, और हमेशा देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा। हमेशा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी को गेन किया है जिस डायरेक्शन में, उसका हमेशा क्या लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि मान लो कि ऊपर से रेन ड्रॉप गिर रहा था नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से जैसे कि मान लो कोई रेन ड्रॉप नीचे की ओर गिर रहा था, तो वहां भी सेम चीज होता है कि यहाँ पे लिक्विड की जगह पे क्या है, एयर है, एयर में क्या कर रहा है, कोई ड्रॉप्स क्या कर रहा है, लिक्विड ड्रॉप्स क्या कर रहा है, गिर रहा है, तो पहले क्या करेगा, ये पहले एक्सेलरेट करेगा, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता जाएगा, एक टाइम के बाद इसका जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो कब हो जाएगा, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचते ही उस केस में इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा वेलोसिटी इसका नहीं होगा। नहीं तो बहुत ऊपर से कोई रेन ड्रॉप गिरते आ रहा हो, उसका स्पीड तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है, एक टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, रेट क्या करेगा, नीचे की ओर आते जाएगा। ये वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और इस केस में देखोगे तो ड्रैग फोर्स जो लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा, विस्कस फोर्स जो लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे एयर बबल ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि उसने अपवर्ड डायरेक्शन में टर्मिनल वेलोसिटी को गेन किया है। तो विस्कस फोर्स हमेशा क्या लगेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब या फिर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके हमेशा क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये भी एक क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टिव फोर्स है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। एन एयर बबल of diameter 2 millimeter resisted through a solution of density 750 kg per meter cube at rate of 0.35 centimeter per second. Calculate coefficient of viscosity of liquid. ठीक है, कोई लिक्विड है, ठीक है, इसमें एक एयर बबल क्रिएट हुआ जिसका आपका डायमीटर दे रखा है। इसका डायमीटर कितना है, 2 mm है, 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। और ये क्या कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और कितना दे रखा है, किस रेट से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो बोलता है अगर ये 0.3 पर सेकंड से टर्मिनल वेलोसिटी को गेन किया है, ठीक है, एयर बबल कैसा होगा, स्फेरिकल ही होगा, एयर बबल स्फेरिकल होगा। तो बोलता है कि इसका जो विस्कोसिटी होगा कितना होगा, इसका जो विस्कोसिटी होगा कितना होगा। ठीक है, तो इस एयर बबल पे देखोगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो ऊपर क्यों जा रहा है तो क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर। इसका मैं अगर एफबीडी बनाऊं, इस एयर बबल की बात करें तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में है, टर्मिनल वेलोसिटी को अपवर्ड डायरेक्शन में गेन किया है। तो इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। विस्कस फोर्स जो लग रहा होगा नीचे की ओर लग रहा होगा। और साथ साथ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अगर विस्कस फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, एयर बबल है तो इसका मास कितना होगा, जीरो ही होगा, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग मास को, बहुत ही कम मास होगा। ठीक है, एमजी का फोर्स देखेंगे तो एमजी तो क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर ही लग रहा होगा, अगर मास भी होगा तो नीचे ही लग रहा होगा। ऐसे उस मास को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, एयर बबल है तो बहुत ही लाइट होगा, तो हम लोग एमजी को जीरो कर लेते हैं। ठीक है, अगर एमजी होता भी तो भी क्या करता, नीचे की ओर लगता। अगर मैं पूछूं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है तो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। तो फिर इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, अगर ये विस्कस फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन ही नहीं करता, फिर तो एयर बबल क्रिएट होता। ठीक है, और जैसे ऊपर मूव करता विस्कस फोर्स क्या लगता, नीचे की ओर लगता। तो ये ऊपर की ओर क्यों मूव कर रहा है, ऊपर की ओर कौन फोर्स लग रहा होगा, तो बोलो। Upthrust force. बॉयंसी फोर्स, वेरी गुड। ठीक है, ऊपर के फोर्स जो लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा। लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर डुबोते हो तो लिक्विड क्या करता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है जिसको हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। यानी ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा, ठीक है, और ये जो विस्कस फोर्स होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। उस केस में ये जो एयर बबल है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब buoyancy फोर्स एंड विस्कस फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। फोर्स ऑफ buoyancy एंड फोर्स ऑफ विस्कस क्या होगा, इक्वल होगा। buoyancy फोर्स कितना होगा, तो buoyancy फोर्स किसके बराबर होता है, तो रिप्लेस वाटर के वेट के बराबर, रिप्लेस वाटर के वेट के बराबर। तो रिप्लेस कितना किया होगा वाटर, इसका जितना वॉल्यूम हुआ होगा उतना वॉल्यूम क्या किया होगा, वाटर का रिप्लेस कर दिया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इनटू डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, वाटर, अगर वाटर में है तो, या फिर जो भी लिक्विड में है, लिक्विड दिया है क्या, वाटर नहीं है, कोई भी लिक्विड है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख लेते हैं हम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिप्लेस
लिक्विड के वेट, ठीक है, कितना लिक्विड रिप्लेस किया होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम हुआ होगा उतना लिक्विड क्या किया होगा, रिप्लेस किया होगा। तो इतना वॉल्यूम का देखोगे तो उस लिक्विड का मास कितना होगा, तो डेंसिटी इंटू जी कर देंगे तो वेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी कर दे तो वेट हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस लिक्विड के वेट के बराबर ही बॉयंसी फोर्स लगता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दे रखा है उस केस में, ठीक है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर के लिए जो विस्कस फोर्स होता है कितना हो जाएगा, 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पे वी क्या है, तो वी टर्मिनल, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। अगर बात करो कि एयर का वॉल्यूम कितना होगा, जो बबल है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 1 mm, सॉरी डायमीटर दे रखा है 2 mm, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। आर क्यू कितना हो जाएगा, तो 1 mm यानी 1 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, आर क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू, ठीक है। और लिक्विड का डेंसिटी दिया है ना, लिक्विड का डेंसिटी भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करोगे 1750 1750, तो 6 इंटू पाई इंटू ईटा इंटू आर, आर अगेन कितना हो जाएगा, तो आपका 1 mm हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दे रखा था 2 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ एसआई में कर देंगे, इंटू टर्मिनल वेलोसिटी दे रखा था आपका वीटी इक्वल टू कितना है आपका, तो 0.53 नहीं 35 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अगेन इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। सबके हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। सब आपको देखो दे दिया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से ईटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर लोगे, ईटा इक्वल टू ऑलमोस्ट हमको लगता है 100/9 लिख रखा मैंने, 100/9 आना चाहिए, जी नहीं 9 है, देख लेना करके, कैलकुलेशन का पार्ट है, निकल जाएगा यहाँ से। निकल जाएगा, Yes, sir. ठीक है। बस हम लोग क्या किए हैं, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया था, ठीक है, तो एयर बबल है इसलिए हमने mg नहीं लिखा। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई और ब्लॉक होता, ठीक है, जिसका मास आपको दिया होता, आप नीचे mg फोर्स भी लगाते, नीचे mg फोर्स भी लगाते, और दोनों फोर्स आपको बॉयंसी फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। या फिर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देता कि नीचे की ओर मूव कर रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर नीचे की ओर मूव कर रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या लाएगा, वो तो ऊपर ही लाएगा, किधर भी मूव करे, ऊपर करे नीचे मूव करे लिक्विड में, ठीक है। फोर्स ऑफ बॉयंसी तो क्या लाएगा, हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में लाएगा। और साथ साथ देखोगे तो विस्कस फोर्स भी क्या लाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी के क्या होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, चाहे टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करे चाहे ना करे, विस्कस फोर्स को जैसे ही मूव कर रहा होगा तो लगना शुरू हो जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इसका नीचे की ओर mg लग रहा होगा। अगर ऐसा कंडीशन आया कि नीचे मूव कर रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है, तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस फोर्स ऑफ विस्कस इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्लियर है, जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरह से आप उसको अप्रोच करोगे, सॉल्व करोगे। इसे एक और क्वेश्चन देता हूं, a small ball of radius r and density sigma is falling in a viscous liquid under gravity. Find viscous force, और इसका जो डेंसिटी है इसको आप रो मान सकते हो, ठीक है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे विस्कस फोर्स, सॉरी विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो,
तो चलो नीचे लिख देंगे। ठीक है, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी vt given density of liquid is rho। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि किसी लिक्विड में, ठीक है, एक छोटा सा बॉल है जो क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, और इस बॉल का जो डेंसिटी आपको दे रखा है कितना, सिग्मा दे रखा है, और जिस लिक्विड में मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो डेंसिटी आपको रो दे रखा है, इसका डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस आपको दे रखा है, ये जो बॉल है उसका रेडियस कितना है, आर है, और ये जो बॉल है वो मूव किससे कर रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है। ठीक है, ये मूव कर रहा है किससे, वीटी से मूव कर रहा है किसी लिक्विड में। टर्मिनल वेलोसिटी को अगर गेन कर लिया है ये, ठीक है, तो बोलता है वो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ जो आपको डाटा दिया हो उसके टर्म्स में आपको लिखना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये इसका मास भी दे रखा है इस केस में, कि डेंसिटी दे रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा। अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, तो ये ब्लॉक या स्फीयर जो भी है, ये बॉल जो है वीटी से क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर मूव कर रहा है। अगेन इसका मतलब हुआ जितना नीचे फोर्स लग रहा होगा उतना ही क्या लग रहा होगा, अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा, इसके पास मास है, ठीक है, तो मास है तो mg लगेगा। साथ साथ आपको पता है कि मास लिक्विड के अंदर है तो बॉयंसी फोर्स भी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा। ठीक है, और साथ साथ देखोगे तो ये मूव कर रहा है लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नीचे की ओर मूव कर रहा था, तो इस बार जो विस्कस फोर्स लगाएंगे क्या लगाएंगे हम लोग, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस फोर्स ऑफ विस्कस, उल्टा लिखा मैंने, फोर्स ऑफ विस्कस प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी, दोनों फोर्स किसका बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी की बात करें तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी हम लोग जानते हैं कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम हमको पता है, इसका वॉल्यूम हमको पता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका रेडियस आपको दे रखा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे तो इसका क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इनटू कितना हो जाएगा, तो जितना इतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, लिक्विड का रिप्लेस करेगा, तो उस लिक्विड का वेट कितना हो जाएगा, तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेट हो जाएगा। तो रिप्लेस लिक्विड का वेट इतना आ गया, ये क्या होगा, बॉयंसी फोर्स होगा। अगर विस्कस फोर्स की बात करें तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, तो 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा, वी टर्मिनल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। अगर देखोगे तो इस ब्लॉक का जो मास होगा कितना होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है v इंटू इसका जो डेंसिटी होगा कितना होगा, सिग्मा दे रखा है, इसका डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो देखेंगे तो 6 पाई ईटा आर वीटी इक्वल टू, इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ, तो यहाँ से वॉल्यूम कॉमन ले लो, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्फीयर है तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है, आ जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सिग्मा यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, रो इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा, और कुछ कटा, तो यहाँ से देखोगे तो वी टर्मिनल इक्वल टू कितना आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2/9 इंटू, ठीक है, ये बच जाएगा आर स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस
आपका कनेक्ट है क्या देखिए? कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे पास। क्या आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा माइनस पी अगर सिग्मा कम होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी किसी ऐसे लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हो आप उसका जिसका डेंसिटी क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, कम है। सिग्मा अगर कम है, कब होगा, सिग्मा अगर लेस देन क्या हो, रो हो, ये तब होगा जब सिग्मा क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, रो हो। ठीक है, तो अगर सिग्मा क्या हो, लेस देन रो हो, तो ये चीज क्या, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। क्लियर है। और यहाँ से एक चीज और हम लोग गेस कर सकते हैं, गेस के मतलब सामने दिख रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। यानी जितना ज्यादा रेडियस बढ़ते जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगा, उस तरह से बढ़ते जाएगा। और साथ साथ हम लोग और भी बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, तो सिग्मा माइनस रो होगा। ये चीज क्लियर है। Yes, sir. तो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंसी भी दे सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा और डेंसिटी के डिफरेंस के भी प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को ध्यान रखोगे, आपको ये चीज डायरेक्टली याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप अगर इस चीज को ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको बन जाएंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो कॉन्सेप्ट वाइज से, कैसे निकलेगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो यहाँ से एक लाइन लिखोगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे इस चीजों को कि शायद टाइम हो गया है क्या, बचा हुआ टाइम। एक क्वेश्चन करें। अच्छा, देख लेते हैं एक चीज कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, यानी इसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा उसके टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, जैसे इसको यहाँ पर ड्रॉप करोगे धीरे धीरे इसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। धीरे धीरे इसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो देखो जो विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, विस्कस फोर्स इक्वल टू कितना होता है, तो 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू क्या होगा, वी होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा ये विस्कस फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये विस्कस फोर्स, और मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो टर्मिनल यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब हो जाएगा तो ये विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पार्टिकल जो ऊपर से नीचे गिरते रहता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाता है, स्पीड क्यों बढ़ेगा, तो पहले पार्टिकल का क्या होगा कि नीचे की ओर mg लग रहा होगा, ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर डेंसिटी इसका ज्यादा है तो बॉयंसी फोर्स ऑब्वियस है कि mg से कम होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा, तो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। अगर एक्सेलरेट करेगा तो धीरे इसका स्पीड क्या होगा, गेन होते जाएगा। जैसे जैसे स्पीड गेन होते जाएगा विस्कस फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। कब तक होगा, तो एक टाइम के बाद ऊपर की ओर जो विस्कस फोर्स प्लस क्या लग रहा होगा, बॉयंसी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। सॉरी, विस्कस फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। बॉयंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो जिससे स्पीड बढ़ती जाएगा विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ती जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स डिपेंड भी किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे कर रहा है। ठीक है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी दिया रहेगा तो उस टाइम पर विस्कस फोर्स इस फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब तक बढ़ते जाएगा जब तक क्या हो, ये दोनों फोर्स mg के बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे ये फोर्स mg के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर टाइम के साथ में अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो धीरे धीरे स्पीड क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक टाइम के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसी स्पीड को हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपका टाइम है, ये आपका वेलोसिटी था। तो टाइम के साथ अगर देखोगे इसका वेरिएशन तो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा। क्लियर है। क्वेश्चन है, बस लिख देता हूँ, इसको आप घर पे करना एक बार, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। टू स्फेरिकल रेन
to spherical raindrops of equal size are falling vertically to air with terminal velocity 1 meter per second. What would be the terminal velocity of these two drops if they combine to form a single drop? Combine to form a single drop. ठीक है, दो एयर ड्रॉप्स मतलब दो ड्रॉप्स था, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, और दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखा है कि दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। दोनों मिलके मान लो कि एक ड्रॉपलेट बन गया, दोनों मिलके एक ड्रॉपलेट बन गया, तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने देखा, ठीक है, कि आपने चीज देखा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बाकी चीज जो होगा वो सब क्या है, कांस्टेंट है। जो भी वाटर है तो वाटर ही रहेगा, ड्रॉप है, ठीक है, उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, जिस भी लिक्विड में या फिर जिस भी एयर में चल रहा होगा उसका भी डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ और सिर्फ रेडियस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे ड्रॉप्स थे, फिर दोनों कंबाइंड होकर क्या करे होगा, बड़ा ड्रॉप्स बन गया होगा। सपोज दैट इसका रेडियस अगर आर है, ठीक है, इसका भी रेडियस कितना होगा, आर होगा, और मान लो कि कंबाइंड होकर रेडियस क्या बना दिया है, कैपिटल आर बना दिया है, ठीक है। तो इस दोनों को मिलकर बना है, तो इसका वॉल्यूम अगर v होता है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, v होगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो v प्लस v हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो इस रिलेशन को यूज करके हम लोग यहाँ से r फाइंड कर सकते हैं कि r और स्मॉल r में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी अगर देखेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि vt1 का स्क्वायर या फिर vt1 बाई vt2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में रिलेशन निकाल लोगे तो आपको vt1 आपको दे रखा है कि vt1 कितना था, फर्स्ट केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी कितना था, 1 मीटर पर सेकंड था, तो vt2 आपको बड़ा इजीली निकल जाएगा कि जब कंबाइंड होकर सिंगल ड्रॉपलेट बनाएगा तो उस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो r बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। क्लियर है, vt1 हो जाएगा। vt1 आपको दिया हुआ है, रिलेशन कैसे निकलेगा, ये वाला ये निकलेगा कि दो ड्रॉपलेट, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी हो, ये सारे ड्रॉपलेट मिलके एक सिंगल ड्रॉपलेट बनाए हैं, यानी इसका जितना वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, उतना ही होगा। दोनों को वॉल्यूम ऐड करके, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, रेडियस चेंज होगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है। किसी को कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, जा सकते हो, लीव कर सकते हो, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ।